गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर 3 अपवाह तंत्र। देखो बच्चों, बात करते हैं कि अपवाह तंत्र क्या होता है। जब जल हमारा निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से बहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह कहते हैं। जैसे कि हमारी नदियाँ बहती हैं तो हम नदियों में पढ़ते हैं अपवाह तंत्र, जैसे गंगा नदी का अपवाह तंत्र, सिंधु का अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र का अपवाह तंत्र, इनके बारे में पढ़ते हैं। अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है? जब नदियों के जाल जो है, वाहिकाओं का जाल पूरा रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। देखो, जैसे मैं तुम्हें चित्र के माध्यम से बताती हूँ। जैसे देखो बच्चों, इस तरीके से मैंने यहाँ ये चित्र बना रखा है कि ये मुख्य नदी है, इसमें कुछ आकर सहायक नदियाँ मिलती हैं, ये सहायक नदियाँ आ रही हैं, तो ये पूरा क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा, या हम इसे अपवाह का जाल भी कह सकते हैं, वितरिकाओं का जाल कह सकते हैं। ये क्या कहलाता है? अपवाह तंत्र कहलाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की भूवैज्ञानिक समयावधि, चट्टानों की प्रकृति एवं संरचना, स्थलाकृति, ढाल, बहते जल की मात्रा और बहाव की अवधि का परिणाम होता है। आगे देखो, उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ पूर्व की ओर क्यों बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित क्यों करती हैं? इसका क्या कारण है कि ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं जबकि पश्चिमी घाट से निकलती हैं? देखो, इसे मैं चित्र के माध्यम से बताती हूँ। देखो बच्चों, ये है हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा, ये दक्षिणी हिस्सा बन गया हमारा भारत का। ये हमारा पश्चिमी घाट है, इधर वाला हमारा पूर्वी घाट है। देखो बच्चों, पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ पर मिलते हैं वो हमारी कौन सी पर्वतमालाएं हैं? नीलगिरी पर्वतमाला। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था इस बारे में। देखो, अधिकांशतः नदियाँ होती हैं जो हमारी कहाँ से निकलती हैं? पश्चिमी घाट से निकलती हैं, लेकिन पश्चिमी घाट से निकलने के बाद वो नदियाँ यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इधर हमारी बंगाल की खाड़ी है, इधर हमारा अरब सागर है। वो कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के दक्षिणी हिस्से का ढाल इस तरीके का है, पश्चिमी घाट का ढाल ऐसा है कि ये नदियाँ बहकर कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाती हैं। सिर्फ दो नदियाँ अपवाद स्वरूप हैं, नर्मदा और तापी ऐसी नदियाँ हैं जो हमारे कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। प्रायद्वीपीय पठार की दो ही नदियाँ अपवाद हैं जिनमें नर्मदा और तापी हैं, जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। आगे बात करते हैं कि एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है जिसे जलग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। देखो बच्चों, वही इसका भी एक चित्र है कि देखो, ये नदी बह रही है और ये बहुत सारे क्षेत्रों से बहुत सारी नदियां आ रही हैं। ये जिन भी क्षेत्रों का, इतने सारे क्षेत्रों का पूरा जल बहाकर जिन क्षेत्रों का लेकर आ रही है, पूरा क्या है? इसका जलग्रहण क्षेत्र है। ये इसका जलग्रहण क्षेत्र होता है। आगे देखते हैं कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित, इसके आगे का हम अभी बाद में पढ़ेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं हम मुख्य अपवाह प्रतिरूप। देखो, मुख्य अपवाह प्रतिरूप बताए गए हैं। अपवाह प्रतिरूपों को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है हमारा वृक्षाकार प्रतिरूप। वृक्षाकार यानी वृक्ष का जैसा आकार। वृक्ष का आकार हमारा कैसा होता है? देखो, वृक्ष का आकार हमारा इस तरीके का होता है। ये वृक्ष होता है, ये बहुत सारी शाखाएं उसकी निकली रहती हैं, इस तरीके की बहुत सारी शाखाएं उसकी निकली रहती हैं। तो इसमें यही है कि जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होता है उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे उत्तरी मैदान की नदियाँ, उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं वो वृक्षाकार प्रतिरूप का उदाहरण है। सेकंड है हमारा अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप का मतलब है बच्चों, किसी भी पर्वत श्रृंखला से जब नदियां विभिन्न दिशाओं में बहती है तो उसे हम क्या कहा जाता है? अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो दे रखा है, अमरकंटक दे रखा है। देखो, अमरकंटक से क्या है कि इस तरीके से हमारे अमरकंटक है, अमरकंटक पर्वत से जो निकलती हैं हमारी, इधर की साइड हमारी एक लोहिया नदी जाती है, इधर हमारी एक नर्मदा नदी जाती है, तो ये निकलती हैं। ये क्या है? अरीय प्रतिरूप होता है कि एक केंद्र से विभिन्न दिशाओं में अरीय रूप प्रतिरूप हमारे अधिवासों में भी पाए जाते हैं। इसका मतलब है एक सेंटर पॉइंट से विभिन्न दिशाओं में नदियों का जाना। जब नदियां पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं तो इसे अरीय प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां इस अपवाह के प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। आगे देखो, थर्ड है हमारा जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप।
जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हों और सहायक नदियां उन्हें समकोण पर मिलती हों तो इस प्रतिरूप को जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। देखो इसका मतलब है कि जब दो नदियां समांतर रूप से बहती हैं, देखो ये दो नदियां समानांतर रूप से बह रही हैं और कोई भी सहायक नदी आकर उन्हें समकोण पर काटती है, ऐसे 90 डिग्री एंगल पर काटती है, तो ये प्रतिरूप जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा जालीनुमा प्रतिरूप कहलाएगा। अगला है हमारा अभिकेंद्री प्रतिरूप। जब सभी दिशाओं से नदियां आकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो उसे क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय। देखो बहुत सारी दिशाओं से, एक ये हमारा कोई झील है, इसमें बहुत सारी दिशाओं से बहुत सारी नदियां आकर क्या है, गिर रही हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, अरिय प्रतिरूप कहलाएगा। अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाएगा। तो बच्चों देखो ये था हमारे मुख्य अपवाह के प्रतिरूप हैं, वृक्षाकार, अरिय, जालीनुमा और अभिकेंद्रीय। चित्र के माध्यम से बहुत अच्छा समझ में आता है, उसको चित्र को अगर हम समझ गए तो हम उसे सीधा लिख सकते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं कि एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। जैसे कि देखो अब जल संभर बता रहा है या जल विभाजक बता रहा है। देखो ये हमारा जैसे भारत का नक्शा है, भारत का नक्शा ड्रॉ कर देती हूँ मैं, जल्दी में थोड़ा इसी तरीके से होगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें समझ आना चाहिए बस। देखो ये हमारा भारत का नक्शा है एक तरह से, ये हमारा राजस्थान है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ हमारी अरावली श्रृंखला जाती है, तो हमारी जो जल विभाजक रेखा भारत में गुजरती है वो इस तरीके से अरावली के समानांतर होकर इस तरीके से होकर ऐसे गुजरती है। तो देखो बच्चों जल विभाजक क्या है कि ये रेखा जो गुजरती है, ये पर्वतमाला जो गुजरती है, उससे क्या होता है, जल विभाजक रेखा जो है इससे क्या है, इधर की नदियां तो सारी इधर अरब सागर में जाएंगी और इधर वाला जो है वो सारी कहाँ पे जाएंगी, हमारी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी सारी नदियां। देखो इस तरीके का यहाँ मैप भी बना हुआ है, इसमें दिखाया गया है जल विभाजक। देखो ये रेखा बनी हुई है, यहाँ से क्या है, सारी नदियां इधर वाली तो गिरेंगी इधर और इधर वाली जो है इसके इस पार वाली गिरेंगी सारी बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। आगे देखते हैं कि बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्र को तो नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र को जल संभर ही कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। देखो बच्चों भारतीय अपवाह तंत्र को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। समुद्र में जल विसर्जन यानी समुद्र में जल डालने के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है कि एक तो कुछ नदियां तो डालती हैं अपना अरब सागर में, जैसा मैंने जल विभाजक में बताया कि जल विभाजक रेखा के इधर वाली डालेंगी सारा अपना अरब सागर में और इधर वाली बंगाल की खाड़ी में डालेंगी। तो देखो इसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा आदि नदियां शामिल हैं, वो अपना जल कहाँ पर डालती हैं, बंगाल की खाड़ी में डालती हैं। देखो इनकी लोकेशन हम देखते हैं कि ये है हमारा गंगा नदी का तंत्र, ये सारा, इसके अलावा महानदी हुई हमारी, गोदावरी हुई, कृष्णा हुई, यहाँ पे ये सारी नदियां हैं, ये सारी हमारे कहाँ डाल रही हैं, बंगाल की खाड़ी में डाल रही हैं ये अपना जल, 77% भाग लगभग। जबकि 23% क्षेत्र जिनमें सिंधु, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार नदियां हैं, अपना जल अरब सागर में गिराती हैं। देखो माही नदी ऐसी नदी है जो हमारे राजस्थान से भी गुजरती है, जो कर्क रेखा को दो बार काटती है माही नदी। माही नदी के बारे में बच्चों अगर आपको ये बात नहीं पता है तो आप इसे नोट करें कि माही नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है और कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। सिंधु, नर्मदा, देखो ये रही नर्मदा, तापी, यहाँ हमारी माही नदी हमारे राजस्थान से गुजरती है कर्क रेखा को काटने के बाद, ये हमारी कर्क रेखा यहाँ से काटने के बाद कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। इसके अलावा सिंधु है हमारी, ये सब कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। आगे देखो जल संभर क्षेत्र के आकार के आधार पर भारतीय अपवाह द्रोणी को 3 भागों में बांट। देखो बच्चों जल संभर क्षेत्र के आधार पर कि जल का कितना भाग, कितने क्षेत्र का भाग बहा कर लेके जाती हैं, उसके आधार पर इन्हें
3 भागों में बांटा गया है। देखो, सबसे पहला है प्रमुख द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रमुख नदी द्रोणी कहा जाता है। इसमें 14 नदी द्रोणियों को शामिल किया गया है, जिनमें है हमारी गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक आदि। ये सारी 14 नदी द्रोणियां इसमें शामिल की गई हैं, क्योंकि इनका अपवाह क्षेत्र क्या है? 20,000 किलोमीटर से अधिक है। अगर विश्व में हम सबसे बड़े अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र वो है हमारा अमेजन नदी का। और अमेजन नदी हमारे कहाँ से निकलती है? दक्षिणी अमेरिका से निकलती है। वैसे हमारे सबसे लंबी नदी जो विश्व की है वो हमारे नील नदी है, जो कहाँ से निकलती है? अफ्रीका से निकलती है। ठीक है, देखो अगला है हमारा मध्यम नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 से 20,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें 44 नदी द्रोणियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना आदि। इसको मध्यम नदी द्रोणी के अंतर्गत शामिल किया गया है। तीसरा है लघु द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र, देखो बच्चों, तीसरा है लघु नदी द्रोणी, जिसका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से कम है। इसमें न्यून वर्षा के क्षेत्रों में बहने वाली बहुत सी नदियां शामिल हैं, जो कि क्या है, वहां पर बारिश कम होती है तो कम क्षेत्र का कम बहाव अपने साथ लेकर आती